मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। क्या इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है? आप सोचेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं जो लगातार दुनिया में भू राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस बदल रहे हैं, उसके संदर्भ में अपनी बातें आप तक रखना चाहता हूं। 25 जून को नेटो ने एक बैठक किया था। 2 दिनों की बैठक थी। 25 को उसका रेजोल्यूशन आया था। हेग में बैठक हुई थी। मैंने पूरा रेजोल्यूशन देखा और अखबारों में भी उसके बारे में आया था। 34 देश हैं भी नेटो के साथ, और उन्होंने तय किया है कि उन्हें सबसे बड़ा खतरा रशिया से है। इसलिए वे अपना डिफेंस बजट, सभी लोग अपने जीडीपी का 5% उसको उस पर खर्च करेंगे, डिफेंस बजट के लिए खर्च करेंगे। पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, ज़्यादा पैसा उनको यूनाइटेड स्टेट्स से मिलता था। मैं विचार करने लगा कि आखिर रशिया से इतना बड़ा खतरा इन 34 देशों को किस प्रकार से हो रहा है। रशिया तो कमज़ोर हो गया है। सोवियत रूस के समय बात दूसरी थी। सोवियत रूस बहुत बलशाली था, महाशक्ति था। 2 महाशक्तियाँ मानी जाती थी उस समय, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन। लेकिन सोवियत यूनियन तो खंड खंड बिखर गया है। यूक्रेन के साथ उसका युद्ध चल रहा है। इतना तो समझ में आता है कि यूक्रेन को जो नाटो के देश हैं मदद कर रहे हैं, हथियारों से, पैसे से, हर तरीके से। कहा तो ये जाता है कि उनके रिटायर्ड फौजी भी और उसमें लड़ रहे हैं और उनके फौजी इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, यूक्रेन की फौजों को। इतना तो समझ में आता है, क्योंकि लड़ाई 2 तरह की होती है। एक खुली लड़ाई, सीधी लड़ाई, और दूसरी अंदर से लड़ाई, यानी गोपनीय लड़ाई। गोपनीय ढंग से मदद करते हैं, स्टील्थ ऑपरेशंस कहते हैं उसको। लेकिन सीधे कहना है कि रशिया से हमको खतरा ऐसा क्यों है, तो मेरी नज़र पीछे गई कि जब सोवियत रूस था और ये नाटो देश थे और 1955 में वार्सा पैक्ट के देश बने थे, तो नाटो की स्थापना ही हुई थी कम्युनिज्म को रोकने के लिए, और वार्सा पैक्ट की स्थापना हुई थी नाटो को से मुकाबला करने के लिए। कोल्ड वार भी शुरू हुआ। लेकिन यह भी देखा गया कि दुनिया को लगा कि बैलेंस ऑफ पावर तो है, नाटो भी है, वार्सा पैक्ट भी है, बावजूद इसके बहुत ज़रूरी है कि आर्म्स रेस को रोका जाए। और आर्म्स रेस को रोकने के लिए लगातार प्रयत्न करने शुरू किए गए। इन कोरिया की लड़ाई हुई 1950 से 53 के बीच में। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई, जिसको सूझबूझ के साथ कैनेडी ने और क्रुशियो ने सुलझाया। जब सोवियत रूस ढह गया और ईस्टर्न यूरोप के तमाम कम्युनिस्ट देश खत्म हो गए, वहाँ पे पूंजीवादी शासन स्थापित हो गया, तो फिर वार्सा पैक्ट की आवश्यकता नहीं रही। वार्सा पैक्ट खत्म कर दिया गया, लेकिन नाटो बना रहा। नाटो जिसकी स्थापना ही हुई थी कम्युनिज्म के प्रसार को रोकने के लिए और सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए, तो बना रहा। और अभी यूक्रेन ने कोशिश किया कि वो भी नाटो का मेंबर बने, चूंकि बहुत सारे जो देश सोवियत यूनियन में थे और खंड खंड होने के बाद अलग अलग हो गए, इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे देश नाटो के मेंबर बन गए हैं। और नाटो का मुख्य मकसद ही है कि किसी एक देश पर हमला होता है तो माना जाएगा सारे देशों पर हमला हुआ और सब मिल करके उस हमलावर का मुकाबला करेंगे। हालांकि हमलावर कौन है, इसकी परिभाषा भी बड़ी मुश्किल है। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 51 में प्रावधान है कि अगर आप पर हमला होता है तो सिक्योरिटी काउंसिल आएगा आपकी मदद करने के लिए, लेकिन जब तक नहीं आता है तब तक आप राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत मुकाबला कर सकते हैं। तो यहाँ तो राइट टू प्रीएम्प्शन की बात होने लग गई है, जो राइट टू सेल्फ डिफेंस का पार्ट तो है नहीं। इसराइल ने ईरान पर हमला किया और कहा गया, पश्चिमी देशों के द्वारा कहा गया, नाटो देशों के द्वारा कहा गया कि ये राइट टू प्रीएम्प्शन है। बिना यूनाइटेड नेशंस के कहे, बिना उसके सहमति के, बिना उसका ऑथराइजेशन के इराक के ऊपर हमला हो गया था। आप देखते हैं, जानते हैं, इराक पर रेजिम चेंज हो गया और अभी ईरान पर अमेरिका ने हमला किया। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं हो कि जब रशिया आपका दुश्मन नंबर 1 है तो रशिया भी सोचे कि आप भी उसके दुश्मन नंबर 1 हैं। तब दुनिया में आर्म्स रेस जो पहले शुरू हुआ था कोल्ड वार के ज़माने में, नाटो के बनने के बाद, वार्सा पैक्ट कंट्रीज के बनने के बाद, कोरिया युद्ध के बाद, कहीं वही स्थिति न शुरू हो जाए।
और यदि वह स्थिति शुरू हो जाएगी तो आप याद करें कि आर्म्स रेस को भी कम करने के लिए महाशक्तियों को साथ में आना पड़ा था और स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स शुरू करने पड़े थे और प्रोडक्शन हथियारों के किस तरह के हथियार नहीं बनेंगे आदि इत्यादि करना पड़ा था। एनपीटी यूनाइटेड नेशंस की पहल पे एनपीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि में बहुत सारे देशों ने हस्ताक्षर किए थे, कुल 4 देशों ने नहीं किए थे, भारत पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। और जो सिक्योरिटी काउंसिल के बिग 5 देश कहे जाते हैं सबके पास परमाणु हथियार है, लेकिन उन्होंने तय किया कि हमारे पास रहेगा, आपके पास नहीं रहेगा। तो मित्रों, मुझे लगता है कि इतिहास कहीं अपने को दोबारा न दोहराने लगे, दुनिया में आर्म्स रेस न शुरू हो जाए, क्योंकि यदि 5% अपने जीडीपी का डिफेंस पे नाटो के देश जो 34 देश हैं, यूरोप के देश हैं और कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो महाबली अभी भी है, उसके पास तो इतने हथियार हैं, इतनी फौजें हैं जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, तो कहीं रशिया भी वही शुरू न करते और रशिया अपने सपोर्ट में चाइना को ले ले, नॉर्थ कोरिया तो उसके साथ है ही, यूक्रेन में मिलकर लड़ रहे हैं, अभी ईरान पर हमला हुआ है तो ईरान भी उसके साथ में आ जाए, तो कहीं पुनः दूसरा ब्लॉक काउंटर ब्लॉक बनना शुरू न हो जाए और उसका परिणाम यह न हो कि फिर दुनिया हथियारों के अंधी दौड़ में फंस जाए। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास अपने को दोहरा तो नहीं रहा है, मुझे इस बात का डर है, और अगर इतिहास दोहराता है तो निश्चित तौर से युद्ध के अंधी गलियों में फंसते चले जाएंगे। पहला विश्व युद्ध हुआ उस तरह से बाजार को बांटने के लिए, उसी प्रकार से जिसको राष्ट्रवाद कहा जाता, राष्ट्रवाद, साम्यवादी राष्ट्रवाद, उसकी प्रेरित पहले विश्व युद्ध में हुई, दूसरे में भी हुई, नाजीवाद आया, फांसीवाद आया, और जो तोजो का जापान में जो राजतंत्र था, जो साम्राज्यवाद था, वो आया। हालांकि साम्राज्यवाद का इतिहास 20वीं शताब्दी का इतिहास नहीं है, 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। पूरे अफ्रीका को और जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट था उस पर यूरोप के साम्राज्यवादी देशों ने कब्जा किया था, हमारे भारत पर कब्जा किया था साम्राज्यवादी देशों ने, यानी इंग्लैंड ने। फ्रांसीसी भी आए थे, आपस में लड़ाई भी उनकी आपस में हुई थी, लेकिन इंग्लैंड हमारे ऊपर काबिज हुआ था, जिसे हमने उठा के फेंक दिया। वियतनाम पर हमला हुआ था, वियतनाम के ऊपर फ्रांसीसियों का उपनिवेश था, खत्म किया वहाँ पे वियतनामियों ने, नॉर्थ वियतनाम बना, और फिर साउथ वियतनाम और नॉर्थ वियतनाम के बीच में जो लड़ाई हुई, अमेरिका कूदा उसमें, और अंत में वियतनाम स्वतंत्र हुआ। तो मुझे लगता है मित्रों, ऐसा नहीं हो कि नाटो ने जो फैसला किया है एक नए तरह के सैन्यवाद, नए तरह के राष्ट्रवाद और नए तरह के आर्म्स रेस को जन्म दे, जिसे दुनिया देख चुकी है, उसका दंश भी भोग चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि समय, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि युद्ध का समय नहीं है, हालांकि हमें तो मजबूरन युद्ध करना पड़ा पाकिस्तान से, हम उसे कॉन्फ्लिक्ट कहेंगे, ये वास्तव में युद्ध का समय नहीं है, ये डिप्लोमेसी का समय है, शांति का समय है। इसलिए घोषित कर देना कि फलाना देश 34 देशों का जो नाटो का संगठन उसका दुश्मन है, तो फलाना देश भी कई देशों के साथ मिल करके और घोषित करेगा कि तुम भी मेरे दुश्मन हो, और भले ही घोषित न करे, स्टिल्थ वार, गोपनीय युद्ध, कोल्ड वार जो दुनिया में चल चुका है वह चलता न रहे। इसलिए मित्रों, मैं समझता हूं कि दुनिया के जो समझदार लोग हैं और जो समझदार मुल्क हैं, जो शासक हैं, उन्हें विश्व शांति की पहल करनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस तो बनाई है, यूनाइटेड नेशंस तो आपने बेकार घोषित कर दिया, खास करके इजराइल और गाजा की लड़ाई के संदर्भों में या इजराइल और ईरान के संदर्भों में उचित नहीं है, क्योंकि उसका जो चार्टर बना है उस पर जितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे देशों ने, और आज की तारीख में तो 194 देश उसके मेंबर हैं, सबको मिल बैठ करके विश्व शांति के लिए कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अगर यूनाइटेड नेशंस फेल कर गया तो फिर कलेक्टिव ढंग से सिक्योरिटी का कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस की स्थिति हो जाएगी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आपसे शेयर करूं कि इतिहास अपने को ट्रेजेडी के रूप में न दोहराए, क्योंकि मार्क्स ने कहा कि इतिहास दोहराता है, पहले एक बार स्वान के रूप में, इसको ट्रेजेडी कहते हैं, और एक बार कॉमेडी के रूप में। तो ऐसा नहीं हो कि इतिहास अपने को दोहराए और साइक्लिक दोहराव का फल यह निकले कि दुनिया युद्ध के झंझट में, युद्ध के अंधेरी गलियों में फंस जाए। ये शांति बहुत ज़रूरी है और शांति के लिए सबको पहल करनी चाहिए।
मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कृपया शेयर करें, कृपया लाइक करें, अपने टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।